सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, सो जैसे कि आपको याद होगा ही कि हम क्या पढ़ रहे हैं या हमारा कौन सा टॉपिक कंटिन्यू मैनर में चल रहा है, राइट। हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, राइट। पूरा लिंक लगाते हैं एक बार, ठीक है ना। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो है सेल, और सेल में पर्टिकुलरली हम पढ़ रहे हैं डिटेल्स अबाउट यूकैरियोटिक सेल, ओके। और यूकैरियोटिक सेल को हम अभी तक कौन कौन सी चीज़ों के लिए डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं सेल वॉल को, हम डिस्क्राइब कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या इवन हम कह सकते हैं बायो मेम्ब्रेन को। उसके बाद हम डिस्क्राइब कर चुके हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स को, एटलीस्ट अभी तक। कौन से 3 कंपोनेंट्स को? तो पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और कल सबसे रिसेंटली हमने जो डिस्क्राइब किया वो था लाइसोसोम्स, राइट। तो हम सबसे रिसेंटली डिस्क्राइब्ड कंपोनेंट को अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमको याद आना चाहिए कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं या लाइसोसोम्स किन्हें कहा जाता है, राइट। Lysosomes are those single membrane bound organelles found in eukaryotic cell which contain different type of hydrolytic enzymes, right. And all these hydrolytic enzymes carry out breakdown of some kind of nutrient or some kind of compound through hydrolysis reaction. What is hydrolysis? That was explained, okay. Then we also call lysosomes in general as suicidal bags because in times when required these lysosomes are responsible for killing of the cell in which they are present themselves, okay. As they are responsible for killing of the cell in which they are present themselves, we call them suicidal bags, right. हमने और कुछ टर्मिनोलॉजीज भी लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ी थी, जैसे कि एसिड हाइड्रोलाइसिस इज द नेम प्रोवाइडेड कलेक्टिवली टू ऑल द डिफरेंट एंजाइम्स दैट लाई विद इन लाइसोसोम्स बिकॉज ऑल ऑफ देम रिक्वायर एसिडिक pH बिलो 7 फॉर देयर एक्टिविटी। फिर हमने फॉर्म के बेसिस पे, या हम कहे व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द लाइसोसोम, या फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लाइसोसोम, इसको एज अ बेसिस कंसिडर करके लाइसोसोम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। कौन से 4 टाइप्स? इफ यू रिकॉल, जो रिसेंटली बना हुआ है या जो बिल्कुल अभी अभी बना हुआ लाइसोसोम है जिसमें बिल्कुल फ्रेश हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जब कोई प्राइमरी लाइसोसोम किसी मटेरियल के कांटेक्ट में आता है, आइदर थ्रू एंडोसोम और पिनोसोम और फैगोसोम, तो जो लाइसोसोम इन दोनों के फ्यूजन का कॉम्बिनेशन है उसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम इज अ फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विथ आइदर एंडोसोम और पिनोसोम और फैगोसोम। देन जिस लाइसोसोम में अनडाइजेस्टेड चीजें प्रेजेंट होती है, मतलब मटेरियल में प्रेजेंट ऐसी चीज, मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड में प्रेजेंट ऐसी चीजें जो डाइजेस्ट नहीं की जा सकती लाइसोसोम द्वारा, तो ऐसे वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड मटेरियल कंटेनिंग लाइसोसोम को हमने नाम दिया था रेसिड्यूअल बॉडी या टर्शरी लाइसोसोम, है ना। और ये टर्शरी लाइसोसोम क्या करता है? तो एक्सोसाइटोसिस से अपने अंदर का सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट या मटेरियल ब्लड में रिमूव कर देता है, बॉडी में बोलने से बेटर सेल के बाहर रिमूव कर देता है। उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था एक्सोसाइटोसिस। और एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का लाइसोसोम हमने डिस्क्राइब किया था कि भाई अगर कोई प्राइमरी लाइसोसोम किसी खराब हो चुके ऑर्गेनल के साथ जुड़ जाए तो वो खराब हो चुका ऑर्गेनल डिस्ट्रॉय हो जाएगा लाइसोसोम के एंजाइम द्वारा। तो जब कोई लाइसोसोम अपने ही सेल के खराब हो चुके कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस ऑर्गेनल के साथ जुड़ जाए तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम्स आर नथिंग बट दोज लाइसोसोम्स विच कंबाइन विथ सेल्फ कंपोनेंट्स, ओके, और
cells own components in order to destroy them because they are functionless, because they are worn out. तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या रेसिडुअल बॉडी एंड ऑटोफैगोसोम्स के तौर पे हमने 4 अलग अलग प्रकार के लाइसोसोम्स को डिस्क्राइब किया, और फिर हमने लास्ट में, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, ओवरऑल फंक्शंस पूरी तरह से एक्सप्लेन किए, है ना। अब इस सीक्वेंस में चौथा लास्ट ऑर्गेनल जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बिलोंग करता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये यूकैरियोटिक सेल का आखिरी ऑर्गेनल है, राइट। द ऑर्गेनल वी आर टॉकिंग अबाउट इज द लास्ट स्ट्रक्चर फॉर एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये लास्ट कंपोनेंट है, 4 में से चौथा। नाम हमको ऑलरेडी पता है, वैक्यूल्स, राइट, क्योंकि हमने और बहुत पहले ये बता दिया है कि भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। सो दिस इज इट, ओके। वी आर नाउ कंटिन्यूइंग विथ वैक्यूल्स और इट्स रिलेटेड डिस्कशन, है ना। तो फिर सबसे पहले किसी भी डिस्कशन में हमेशा की तरह क्या आता है कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ध्यान से समझो। वैक्यूल्स आर considered as non cytoplasmic areas within cytoplasm which are bound by single मेम्ब्रेन। ओके, व्हाट इज रिटन? वैक्यूल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज होते हैं। मतलब ये कि वैक्यूल्स के अंदर का कंटेंट या वैक्यूल्स के अंदर का मैट्रिक्स साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से अलग होता है, राइट, बाय नेचर, बाय कॉन्सेंट्रेशन, बाय स्ट्रक्चर या टेक्सचर। Cytoplasmic matrix is completely different from whatever present within vacuoles। इसी वजह से vacuoles को क्या कहते हैं? Non-cytoplasmic areas within cytoplasm, because they lie within cytoplasm, but inside they do not have any similarity with cytoplasmic matrix, therefore called non-cytoplasmic areas within cytoplasm। And as we are saying it right from the beginning कि it is a part of endomembrane system, so no doubt it also has single membrane as a covering over it, a single lipid bilayer over the surface of vacuoles is present। now जैसे हमने लाइसोसोम्स को डिवाइड किया था या क्लासिफाई किया था, उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ content and function, on the basis of content and function, vacuoles are of 4 types। लाइसोसोम्स की तरह वैक्यूल्स भी कितने टाइप के डिस्क्राइब हो सकते हैं? 4 तरह के। इफ यू सी, कौन से 4 तरह के वैक्यूल्स है अगर हम उनको एनलिस्ट करें, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सैप वैक्यूल। ये वर्ड हमने प्लांट की सेल जब ड्रॉ की थी तब गया है, इफ यू रिकॉल, सैप वैक्यूल। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नाम है बस, अभी नामों पे ध्यान दो, हम इनको अलग अलग से एक्सप्लेन जरूर करेंगे। उसके बाद फूड वैक्यूल, और लास्ट में एयर और गैस वैक्यूल। सी,
First you look at the four names. What are they? First is sap vacuole, then gas vacuole, food vacuole, contractile vacuole and gas vacuole. These are the four types of vacuoles that can be classified on the basis of two aspects. One is content, material present within it, and function. Okay, so let's describe them one by one. First amongst them to be described will be sap vacuole. ओके, सबसे पहला डिस्क्राइब जो हम करेंगे वो है सैप वैक्यूल। अब एक बात हमेशा याद रखना या दिमाग में रखना कि जब भी टर्म आए वैक्यूल तो वो जो बेसिक डेफिनेशन है वो फॉलो होगी कि दीज आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज विद इन साइटोप्लाज्म वर्किंग एज अ कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड बाउंड बाय single membrane as its boundary or cover. This will be applicable no doubt to every vacuole out of four, all four. But they are different in their contents or function. That's why we are considering them as a separate vacuole. So as far as sap vacuole is concerned, it is most common type of vacuole found across different eukaryotic cells. ओके, हमेशा की तरह ये कॉमन पॉइंट है, ठीक, कि सैप वैक्यूल एक सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का वैक्यूल है जो ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, राइट। अगेन एक्सेप्शन तो वहाँ पे भी है ही, जैसे कि या फिर हम कहें एक्सेप्ट फ्यू एग्जाम्पल, हमेशा की तरह मैच्योर आरबीसी, उसमें बाकी कुछ भी नहीं होता, तो हर एक के लिए एक्सेप्शन ही आएगा ये, एक्सेप्ट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है, राइट। देन a single large vacuole or sap vacuole is found in plant cells. हमने प्लांट सेल की जो डायग्राम निकाली थी उसमें क्लियर कट दिख रहा था कि भाई एक सिंगल लार्ज सैप वैक्यूल उसके बीचों बीच प्रेजेंट होता है, जबकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस थिन होता है, पेरीफेरी में होता है. सो दैट्स व्हाई अगेन ही इट इज रिटन एज अ फैक्ट हियर कि सिंगल लार्ज सैप वैक्यूल इज फाउंड इन प्लांट सेल, व्हाइल एनिमल सेल्स हैज मेनी स्मॉल सैप वैक्यूल्स. सी दिस पॉइंट अगेन कि प्लांट सेल में एक ही सिंगल लार्ज सैप वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में मेनी बहुत सारे छोटे छोटे सैप वैक्यूल्स पाए जाते हैं, राइट. देन सैप इज अ नेम गिवन टू मैट्रिक्स ऑफ दिस वैक्यूल which contain various materials like mineral salts, ओके, या फिर अमीनो एसिड्स, शुगर्स, पिगमेंट्स, okay, and even waste products. ठीक. सैप वैक्यूल में जो सैप ये नाम है ये किसे दिया जाता है? उस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को या मैट्रिक्स को. और इस मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें जनरल तौर पे पाई जाती है? तो इफ यू सी
here is the list, okay, of common materials that is found in this sap or matrix of sap vacuole. मिनरल सॉल्ट्स मतलब अलग अलग तरह के सॉल्ट्स, NaCl से लेकर KCl तक और भी कई सारे डिफरेंट टाइप के सोल्यूट्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर्स, पिगमेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इस सैप में पाई जाती है एज अ सोल्यूट और एज अ डिजॉल्व्ड और अनडिजॉल्व्ड मटेरियल. ओके, नाउ because of all above solutes, okay, sap vacuole is very essential for maintaining osmotic pressure, okay, of the cell. क्योंकि इसके अंदर मतलब किसके अंदर, सैप वैक्यूल के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के सोल्यूट्स पाए जाते हैं. कौन कौन से, तो ये सभी, इन सभी सोल्यूट्स की वजह से ये जो सैप वैक्यूल है ये प्लांट सेल में हो या बहुत हद तक एनिमल सेल में वाटर की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है. मतलब सेल का स्वेल होना या सेल का श्रिंक होना, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको कहते हैं एज अ कॉन्सेप्ट. ऑस्मोटिक प्रेशर हम फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे इन अ सेपरेट चैप्टर, बट एक बात इन जनरल सेंस में समझो कि पानी का सेल के अंदर एंटर होना या एग्जिट होना, मतलब सेल का स्वेलिंग और श्रिंकिंग जो है वो मेंटेन करने का काम सैप वैक्यूल के थ्रू होता है. क्योंकि सैप वैक्यूल में क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के सोल्यूट्स, खास करके प्लांट सेल में. अगर आपने टर्म सुनी होगी तो टर्म का नाम है टर्जिडिटी. टर्गर प्रेशर नाम की टर्म आपको 9th स्टैंडर्ड में शायद गई है. टर्गर प्रेशर मतलब प्लांट की सेल के अंदर का प्रेशर जो बढ़ता है या घटता है. बढ़ा तो सेल स्वेल होती है, घटा तो सेल श्रिंक होती है. तो ये बढ़ता क्यों है, वाटर एंटर होने की वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ता है, और वाटर बाहर गया तो कम होता है. अब ये वाटर का अंदर आना या बाहर जाना कौन कंट्रोल करता है प्लांट की सेल में, खास करके सैप वैक्यूल, राइट. तो इसीलिए हमने ये पॉइंट लिखा है कि भाई बिकॉज ऑफ ऑल अबव सोल्यूट्स sap vacuole is very essential for maintaining osmotic pressure of the cell, particularly plant cell, that is also called turgidity or turgor pressure. तो plant cell का turgor pressure maintain करने का एक बहुत important काम कौन से वैक्यूल के थ्रू होता है, सैप वैक्यूल. और जैसा कि आप देख सकते हो plant cell has single large sap vacuole in it, right. Then apart from these functions, sap vacuole also stores pigments, okay, or further elaborated water soluble pigments like anthocyanin and anthoxanthine that provides color to petals of many flowers एंड फ्रूट्स. ठीक है, हमको पिगमेंट्स जब भी ये टर्म आती है तो हमको कुछ जनरल सेंस में सिर्फ यही पता होता है कि पिगमेंट्स मतलब क्लोरोफिल, पिगमेंट्स मतलब क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ऐसा नहीं है.
ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल्स में इनके अलावा भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और खास करके पिगमेंट्स, कौन से पिगमेंट्स, जो वाटर सोल्यूबल है, मतलब वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं, ऐसे कुछ पिगमेंट्स है, जैसे कि यहाँ 2 लिखे हैं हमने जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, एंथोसाइनिन एंड एंथोक्सैंथीन। ये भी क्लोरोफिल की तरह पिगमेंट्स है, अलग अलग कलर के, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में नहीं होते, ये प्रेजेंट होते हैं विद इन सैप वैक्यूल। और जब भी ये प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या काम करते हैं? तो पेटल्स को, फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं उनको, या फ्रूट के सरफेस को कलर प्रोवाइड करने का काम। अब सेल का फ्रूट से क्या संबंध? तो सीधी बात है ना कि फ्रूट हो, चाहे लीफ हो, चाहे पेटल हो, वो बना हुआ तो सेल्स से ही है। और सेल्स कैसी है? प्लांट है तो सेल है यूकैरियोटिक, और उनके अंदर कौन सा पिगमेंट होने की वजह से वो खुद कलरफुल दिखते हैं? तो ये पिगमेंट्स जो उनके अंदर, मतलब सेल्स के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? सैप वैक्यूल में, राइट। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है जो हम सैप वैक्यूल के लिए लिख सकते हैं, वो है कि मेटाबोलाइट्स लाइक अल्कलॉइड्स, इंपॉर्टेंट है ये, अल्कलॉइड्स एंड टैनिन्स आर स्टोर्ड इन सैप वैक्यूल which protects the plant from हर्बीवोरी। ध्यान से देखो, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। कौन से? खास करके अल्कलॉइड्स, नाम है ये मेटाबोलाइट्स के, अल्कलॉइड्स एंड टैनिन्स। ये कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, बहुत ज़्यादा कड़वे जिसको हम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी एनिमल जब हर्बीवोरी मतलब प्लांट्स को खाना, राइट। तो आप देखो भैंस है या फिर दूसरे भी और एनिमल है जैसे गाय है, या फिर और कोई एनिमल जो प्लांट खाता है, हाथी है, राइट। तो जंगलों में ये प्राणी जो है वो, या कहीं पे भी, ये प्लांट्स को खाते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ये एनिमल्स कभी नहीं खाते, ठीक है ना। भूखे रहेंगे लेकिन उन प्लांट्स के होते हुए भी उनका हाथ नहीं लगाते। अब इसका लॉजिक क्या है? वाई दीज हर्बीवोरस एनिमल्स do not eat some kind of plants, they only eat those plants which are eatable। हम कोई भी सब्जी खाते हैं क्या? नहीं खाते। हम वही सब्जियां खाते हैं जो हम खाई जा सकती है, वही खाते हैं। अब हमको कैसे पता चला कि कौन सी सब्जी खाने लायक है, कौन सी नहीं है? तो किसी ने तो खा के देखा होगा, बिटर इन टेस्ट आई तो भाई ये खाने लायक नहीं है, जहरीली हुई तो ये खाने लायक नहीं है। तो उसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स खुद को इन एनिमल्स से बचाए रखते हैं, मतलब हर्बीवोरी से बचते हैं, कड़वे पदार्थ या कड़वी चीज़ें स्टोर करके, बिटर इन टेस्ट चीज़ें स्टोर करके, जैसे कि ये अल्कलॉइड्स एंड टैनिन्स। तो जो भी प्लांट्स ऐसा करते हैं उनमें ये बिटर इन टेस्ट चीज़ें, मतलब अल्कलॉइड्स या टैनिन जैसी चीज़ें कहाँ स्टोर होती है? इन अ सैप वैक्यूल। दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि मेटाबोलाइट्स लाइक अल्कलॉइड्स एंड टैनिन्स आर स्टोर्ड इन sap vacuole. Clear? So this is what the discussion we need for sap vacuole, the first vacuole out of the 4. Now the problem we always face, the space, right? So I need to remove this before we go further. Okay, I will keep that for now. Okay. Second type of vacuole is contractile vacuole. Okay, as you see by the name, what is written? Contractile vacuole. Okay, what is the description about it is, first point, it is most prominently
present in aquatic protists and algae, और aquatic की जगह फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट एंड algae। मतलब फ्रेश वाटर बॉडीज, मतलब जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ऐसी वाटर बॉडीज में पाए जाने वाले प्रोटिस्ट, मतलब प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करने वाले, और अल्गी में ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं। कौन से वैक्यूल्स? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। नाउ दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल। हम इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज वैक्यूल्स कैन अंडरगो swelling, okay, that is diastole, and remove the content out of cell, remove the content out of cell and again shrink। that is cystole, okay। पूरा लिख लेते हैं एक बार, फिर एक्सप्लेन करते हैं। दिस phenomenon is highly useful to get rid of excess water, okay, in these organisms। क्लियर? अब तीनों पॉइंट या चारों पॉइंट जो भी लिखे हैं उनको एक साथ देखो। पहले क्या लिखा है कि ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली किन में पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट्स में और अल्गी में। मतलब ऐसे प्रोटिस्ट्स और अल्गी जो फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, राइट। जैसे कि बता चुका हूं मैं, रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो। सी मतलब मराइन बॉडी, सॉल्ट वाटर बॉडी, राइट। बाकी पानी जो पीने लायक है दैट इज फ्रेश वाटर बॉडी, है ना। नाउ इनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब अपने अंदर चीजों को भर सकते हैं और स्वेल होते हैं। स्वेलिंग को कहते हैं डायस्टोल, ठीक। और स्वेल होकर अपना अंदर जो कंटेंट उन्होंने भरा उसको बाहर सेल के फेंक देते हैं और फिर से श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होने का मतलब सिस्टोल। तो क्योंकि ये कोई भी एक्सेस चीज जो सेल के अंदर एक्स्ट्रा चीज है, एक्सेस चीज है, उसको अपने अंदर जमा करके सेल के बाहर फेंक सकते हैं, इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। बिकॉज दे अंडरगो कंटिन्यूअस स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल। अब देखो आप कि जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर बॉडी में है, मतलब ऐसा पानी जो साफ है, सॉल्ट नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसके सेल के अंदर एक्सेस में पानी जाता है, एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर एंटर होता है, क्योंकि पानी में सॉल्ट की कमी है और सेल में कुछ ना कुछ अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होगा। तो जो बाहर का पानी है वो एक्सेसिव मैनर में ऐसे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में एंटर होगा। तो पानी तो जरूरी है हर ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन एक्सेस वाटर भी डेंजरस है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, राइट, जैसे अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म की सेल है और उसके आजू बाजू फ्रेश वाटर है ना, तो इस ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि ये पानी इस सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि बाहर का पानी साफ है विदाउट सॉल्ट और सेल के अंदर सोल्यूट्स प्रेजेंट है, और पानी हमेशा ज़्यादा सोल्यूट वाले एरिया की तरफ मूव होता है ना। तो फिर इस सेल के अंदर एक्सेस वाटर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इट इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
क्या करता है ये वैक्यूल कि जैसे ही सेल के अंदर एक्सेस वाटर आता है वो वाटर इस वैक्यूल के अंदर जमा होगा. वैक्यूल विल अंडरगो स्वेलिंग and will release all the excess water out of the cell and again shrink and again will do the same, repeat the same thing if required. So contractile vacuole in case of these organisms who have a problem of excess water around them solves the problem of this excess water by releasing or removing or throwing out extra water by continuous swelling and shrinking, right? That's the logic behind name contractile and that is the function of contractile vacuole. इसीलिए ओवरऑल फंक्शन जब हम contractile vacuole का कहते हैं तो हम क्या कहेंगे कि this vacuole helps in excretion, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना एंड ऑस्मोरेगुलेशन मतलब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, है ना. एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन आर द फंक्शंस असाइंड टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. नाउ थर्ड वैक्यूल, there is nothing much to explain about it, that's why I am writing it here. Third vacuole was, yes, it was food vacuole. Okay, it is nothing but secondary lysosome formed by fusion of primary lysosome with food containing endosome or pinosome. सेकेंडरी लाइसोसोम को ही फूड वैक्यूल कहते हैं. कौन से सेकेंडरी लाइसोसोम को? जिस सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन प्राइमरी लाइसोसोम के एंडोसोम या पिनोसोम के साथ फ्यूजन से हुआ है. इज इट ओके? एंडोसोम या पिनोसोम में क्या होता है ये तुम जानते हो, आइदर सॉलिड फूड और लिक्विड फूड, ठीक है. और खास करके ये जो फूड वैक्यूल्स है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स. हायर ऑर्गेनिजम्स में फूड वैक्यूल्स, हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारी सेल्स में ये जनरली नहीं पाए जाते या इनको फूड वैक्यूल बोला नहीं जाता, सिंपली सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है, ठीक. जबकि लोअर ऑर्गेनिजम्स में इन्हीं सेकेंडरी लाइसोसोम्स को फूड वैक्यूल कहा जाता है. दैट्स व्हाई यू कैन इन जनरल ऑलवेज कंसिडर that food vacuoles are nothing but those secondary lysosomes which are formed by fusion of primary lysosome with endosome or pinosome, right. रहा सवाल चौथे और आखिरी वैक्यूल का. देयर इज ओनली वन पॉइंट टू से अबाउट इट. चौथा कौन सा वैक्यूल है लिखने के लिए हम यहां लिख देते हैं. द फोर्थ वन इज गैस वैक्यूल. Gas vacuole, as the name suggests, stores different type of gases within it. गैस वैक्यूल अपने अंदर क्या स्टोर करता है? डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन एटसेट्रा. अब क्यों? तो भाई देखो, पहली बात ये बता दूं कि गैस वैक्यूल्स यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, सिर्फ नाम वैक्यूल है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंसिडर किया. बहुत की पॉइंट है, समझ लो कि गैस वैक्यूल्स यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते. अगर वो पाए जाते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं. अगर आप याद करो तो प्रोकैरियोटिक सेल के जनरल डायग्राम में हमने गैस वैक्यूल्स शो किए हैं. तो ये बात गांठ बांध लो कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ गैस वैक्यूल इन एनी यूकैरियोटिक सेल. Prokaryotic cells, particularly those which are aquatic, possess gas vacuoles because these vacuoles store different gases within them
एंड प्रोवाइड बायोन्सी, फ्लोट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये गैस वैक्यूल्स, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आप ये समझ लो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले 3 वैक्यूल्स कौन से हैं? पहला सैप वैक्यूल, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और तीसरा फूड वैक्यूल। These are the vacuoles that you find in different eukaryotic cells and each of them has a specific related function. And with this say or with vacuoles we are done with whole endomembrane system, that is ER, GC, lysosomes and vacuoles. All 4 are related and work always in coordination with each other, and these 4 are no doubt separate organelles of a eukaryotic cell. Next time we meet, we will start with a very interesting and well known organelle to you people, that is mitochondria. Okay, so we will have a complete discussion over mitochondria in next lecture. As far as this lecture is concerned, I am done from my side. Thank you for watching. Okay.